पिछले वाले क्लास में हमने एक टॉपिक ख़त्म किया कि वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गोन। तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा कि आखिर ग्रेजिंग लैंड जो था अफ्रीका का वो कहाँ चला गया। वो पहली बात तो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। दूसरी बात उन्होंने उस ज़मीन को लैंड यानी कि ग्रेजिंग लैंड को कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया जहाँ पे आम लोगों को अलाउ नहीं था। ठीक है ना, परमिशन उनको नहीं दिया गया कि आप यहाँ पे आइए, घूमिए फिरिए, अपने जानवरों को चराइए, ये इनको परमिशन नहीं दिया गया। खैर आगे देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। अब सवाल है कि सर यहाँ पे कौन से बॉर्डर को क्लोज किया जा रहा है। देखते हैं क्या है। बेसिकली पहले ही बता देंगे ना तो आपका मनोरंजन इसमें खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैप्टर उतना बोरिंग है नहीं जितना हम लोग समझ रहे हैं, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। और पूरे हिस्ट्री का आप उठा के देख लीजिए कोई भी चैप्टर क्लास 9th का, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है, बहुत आसान है ये। और चूंकि ये इतना आसान आपको इसलिए लग रहा है ना क्योंकि बेसिकली इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, स्पेशलिस्ट के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि उन लोगों के बारे में बात हो रहा है जो जानवर को पालते हैं। और सबसे बड़ी बात तो अंग्रेजों के बारे में बात हो रहा है। अंग्रेजों के बारे में क्या हम लोग पहली बार जान रहे हैं? नहीं, बहुत पहले से जान रहे हैं हम लोग इसके बारे में। तो खैर ये चैप्टर हमारा बहुत ही ईजी है। तो और इतना हमने जानबूझ के यहाँ पे नोट्स भी आसान लिख दिया, तो आप इसको आराम से पढ़ के भी अपने से भी समझ सकते हैं। देखा जाए, खैर आगे बढ़ते हैं। लिखा गया इसमें पहले पॉइंट में, व्हेन द पास्चर्स वर एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस पैस्टोरलिस्ट मूव्ड टू अ डिफरेंट प्लेस टू ग्रेज देयर कैटल। देखिए अब हो क्या रहा था ना यहाँ पे कि जैसे जैसे अंग्रेज अपने कब्जे में ग्रेजिंग लैंड को ले रहा था, पेस्टोलिस्ट भी अलग अलग प्रकार के जगहों पर मूव करते रहते थे कि भाई ये ज़मीन तो अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा ज़मीन ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग वहाँ पे अपने जानवरों को चरा पाएंगे। मतलब ये हो गया कि अंग्रेज हर ज़मीन को अपने कब्जे में लेते जा रहा था और पेस्टोलिस्ट अपने जगह को छोड़ के बार बार वो नए नए जगहों को भी खोज रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये ज़मीन भी यदि अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया तो मेरे जानवरों के लिए नुकसान हो जाएगा, मेरा जानवर मारा चला जाएगा, मतलब मर जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, लगातार नए नए ज़मीन का तलाश करते रहना पड़ेगा हमको। तो ये लोग भी क्या करते रहते थे, एक जगह का जब अनाज खत्म हो गया, अनाज का मतलब घास जब खत्म हो गया, तो उस जगह को छोड़ के ये लोग अलग अलग जगह पर भी मूव करते रहते थे अपने जानवरों के साथ। बट फ्रॉम द लेट 19th century द colonial government began imposing various restriction on their movement। लेकिन 19th century के आखिरी वाले दौर से, मतलब कि 1890 के आसपास, अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए। रेस्ट्रिक्शन का मतलब पाबंदी, कि नहीं तुम इधर नहीं जा सकते हो, तुम उधर नहीं जा सकते, तुम अपने जानवरों को इधर नहीं लेके आ सकते, इस प्रकार का पाबंदी इनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। आगे बढ़ते हैं। They were not allowed to move out with their cattle without permit। मतलब कि वो बिना परमिशन के अपने जानवरों को लेकर अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। ये तो कुछ वैसा ही केस हो गया जिस प्रकार का हम लोगों ने भारत के केस में पढ़ा था। भारत के केस में भी क्या था, यहाँ पे भी अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दिया था कि तुमको यदि मूवमेंट करना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। और ये एक पास भी होता था चराने के लिए कि तुमको यदि ग्रेजिंग लैंड में अपने जानवरों को चराना है तो तुमको पास दिखाना पड़ेगा, और कितने जानवर उसके बदले में आपको टैक्स भी चुकाने पड़ेंगे। इसी प्रकार का सिमिलर सिचुएशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर से यहाँ पर भी अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार के पाबंदी लगाने शुरू कर दिए थे इनके मूवमेंट पे। ठीक है, यानी कि ये लोग बिना परमिशन का मूव अपने जानवरों के साथ नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद ऑल्सो इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट परमिट्स विदाउट ट्रबल एंड हरासमेंट। और मान लीजिए कि ये परमिशन लेने भी जाते हैं अंग्रेजों के पास कि भैया हमको परमिशन दे दीजिए, हमको अपने जानवरों को दूसरे जगह पे लेके जाना है, और इनको परमिशन तब तक नहीं मिलता था जब तक कि इनको हरासमेंट न किया जाए, मतलब कि थोड़ा टॉर्चर, मारना, पीटना, धक्का मुक्की इनके साथ होता था। उसके बाद जाके इनको परमिट होता था तो मिलता था, नहीं तो मिलता भी नहीं था। मतलब कि इनको परमिशन लेने के लिए भी अंग्रेजों का लात मुक्का फाइट ये सब खाना पड़ता था। सोचो, बहुत खतरनाक सिचुएशन था वहाँ पर भी, और कुछ ऐसा ही सिचुएशन हमारे इंडिया में भी था। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। उसके बाद और आगे देखा जाए तो और कहा गया है कि दोज फाउंड गिल्टी ऑफ डिसओबेइंग द रूल्स वेयर सेवरली पनिश्ड। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा कि बिना परमिशन के तुम मूव नहीं करोगे, अपने जानवरों को तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते बिना परमिशन के। और मान लो कि किसी आदमी ने बिना परमिशन लिए अपने जानवरों को वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह चले गए, और यदि वो पकड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा, उनको बहुत ही गंदे तरीके से पीटा जाता था कि तुम बिना परमिशन के तुम अपने जानवरों को यहाँ से वहाँ लेके कैसे चले गए।
तो मूव कैसे कर गए, है ना। तो उनको गंदे तरीके से पीटा भी जाता था। ऑल्सो पेस्टोलिस्ट वे आर नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट्स इन द वाइड एरियाज। सोचो, मतलब आपने देखा ना पिछले वाले क्लास में कि हमारे मसाइल मतलब कि ज़मीन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला था हमारा ब्रिटिश वाला, दूसरा था जर्मन वाला। तो जहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे, वाइट का मतलब कौन, ब्रिटिश लोग, तो ब्रिटिश लोगों के मार्केट में पेस्टोलिस्ट लोगों को मूवमेंट पे भी अलाउ नहीं था। मतलब कि तुम यहाँ पे मार्केट में सामान खरीदने भी नहीं आ सकते हो। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में ना 2 अलग कम्युनिटी बन गया था। एक कम्युनिटी अंग्रेज़ों का अपना अलग, और एक कम्युनिटी वहाँ के आम लोगों का अलग। तो आम लोग जो वहाँ के थे, बेसिकली जो पेस्टोलिस्ट थे, वो लोग अंग्रेज़ों के मार्केट में आ भी नहीं सकते थे कुछ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए, बिल्कुल भी नहीं आ सकते थे। आगे, इन मैनी रीजन्स दे वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन मैनी फॉर्म ऑफ ट्रेड। और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अलग अलग जगहों पर तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दिया था कि तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे अपना सामान लेकर नहीं आओगे, कुछ बेचोगे नहीं, तुम यहाँ पे इंटर भी नहीं कर सकते। मतलब कि ट्रेड पे बेसिकली उनके ऊपर पाबंदी लगा दिया था कि तुम यहाँ पे आ नहीं सकते हो। यदि आ गए और देख लिए तो फिर तुमको बहुत ही गंदे तरीके से मारेंगे पीटेंगे। इस तरीके का भी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। These restrictions imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists। ऑब्वियस ये बात है, इतना खतरनाक नियम कानून आप इनके ऊपर लगाइएगा तो इनका जीवन पूरी तरीके से बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। अच्छा, जो इनका जो जीवन बदल रहा है वो अच्छे की ओर बदल रहा है या खराब की ओर बदल रहा है, खराब की ओर बदल रहा है। पहली बात तो आप इसके मूवमेंट पे रोक लगा दिए, दूसरी बात आप इसको ट्रेड भी करने नहीं दे रहे हैं हर जगह पे। तो ऑब्वियस ये बात है, इनका जो जीवन है वो धीरे धीरे अंधेरे की ओर आगे बढ़ रहा था, जो कि एक गलत साइन है। उसके बाद दिस एडवर्सली अफेक्टेड बोथ देयर पेस्टोरल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो दोनों प्रकार के एक्टिविटी को, इनके दोनों प्रकार की एक्टिविटी को रोका जा रहा था। इनको ना ही जानवरों को मूव करने दिया जा रहा था, मतलब कि इनके ऊपर जो है ना पाबंदी लगा दिया कि अपने जानवरों को लेकर आप मूव नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो इनके ऊपर रोक लगा दे रहा है कि तुम इधर नहीं आना, तुम उधर नहीं जाना, ये नहीं बेचना, वो नहीं करना, ट्रेडिंग के ऊपर भी रोक लगा दिया। तो कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पे एक लाइन में ये कह सकते हैं कि मतलब अंग्रेज जो है ना हाथ धो के पड़ गया था पेस्टोलिस्ट के पीछे कि तुमको तो हम कुछ नहीं करने देंगे, इस तरीके से। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, टॉपिक पे दोबारा आप नज़र डालिए, क्या कहा था, द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। बॉर्डर्स आर क्लोज का मतलब है कि आखिर कौन से रास्ते उनके लिए बंद कर दिए गए थे, ट्रेडिंग का, मूवमेंट का। मतलब कि आप मूव नहीं कर सकते अपने जानवरों के साथ, वहाँ पे उसका रास्ता बंद हो गया। आप ट्रेड नहीं कर सकते हर जगह पे, वहाँ पे उनका रास्ता बंद हो गया। और क्या था, हाँ, और वाइट के मार्केट में आप नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी उनका बॉर्डर बंद हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर का मतलब ये नहीं समझना है कि बॉर्डर का मतलब वो बॉर्डर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, नहीं। बॉर्डर का मतलब है बेसिकली इनके मूवमेंट पे रोक लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, बहुत ही छोटा सा है और ठीक ठाक टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बहुत छोटा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है व्हेन पास्चर्स ड्राई। ऑब्वियस ये बात है, इस टॉपिक का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, मतलब कि, हाँ बोलिए। ये जब जो अनाज ये सब खाता था बिल्कुल, तो हाँ, मतलब कि जो जानवर अनाज को खाते थे जब वो सूख गया तो क्या हुआ फिर, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता। ड्राउट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट एवरीवेयर। व्हेन रेनफॉल एंड पास्चर्स आर ड्राई, पेस्टोलिस्ट वांटेड टू मूव एन एरिया वेयर फॉडर इज अवेलेबल फॉर देयर कैटल। अब देखो, अफ्रीका में ना एक समस्या और भी बहुत ख़राब है। आपको लगता होगा कि अफ्रीका में सर अच्छा खासा बारिश होता है हर जगह पे, नहीं। आप खुद बताइए ना, क्या इंडिया में हर जगह पे बारिश आपको ठीक ठाक मिलता है? कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होता। उसी प्रकार का अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होता है। और आपने पहले ही पढ़ा है कि जो एरिया हर चीज़ में सूटेबल था वो एरिया किसके अंदर में था, अंग्रेज़ों के अंदर में था। और जो कि बहुत ही पुअर रेनफॉल, पुअर पास्चर लैंड था, वो किसके अंदर में था, वहाँ के मसाई लोगों के अंदर में था। तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि जहाँ पे पेस्टोलिस्ट लोग रहा करते थे अफ्रीका के, वहाँ पे ना ही अच्छा बरसात होता था, ना ही वहाँ पे अच्छा पास्चर लैंड था। तो अब इससे समस्या क्या हुआ, इनसे समस्या ये हो गया कि वहाँ पे ना सूखापन आ गया। सूखापन का मतलब है कि वहाँ पे बारिश ही नहीं हो रहा है। और आप बताइए, क्या बारिश नहीं होगा तो क्या हरा भरा घास ज़मीन में उग सकता है? कभी नहीं उग सकता। आप कभी इंडिया में गौर किए हैं, सावन के टाइम में ना हर जगह पे घास जो है ना बड़ा बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सावन का मतलब बारिश।
और बारिश के समय में कितना घास बढ़ जाता है। यहाँ पे जो हमारे बगल में पार्क है, इस पार्क में आप कभी जाके देखिएगा सावन के टाइम में, मतलब आपके घुटने जितना बड़ा बड़ा घास हो जाता है, फिर उनको काटा जाता है। तो जहाँ पे बारिश होगा वहाँ पे घास अच्छा होना ही है। और चूंकि मसाई लोगों को कहाँ पे पुश कर दिया गया था, उस एरिया में जहाँ पे बारिश होता ही नहीं था, तो यहाँ पे बारिश भी नहीं था, तो इनके जानवरों को अच्छा खासा भोजन भी नहीं मिलता था। तो ये लोग हमेशा कोशिश ये करते थे ना कि यार कैसे अपने जानवरों को पाला जाए। तो कहीं ना कहीं इसको क्या मन में था कि मूवमेंट करने का परमिशन हमको दे देना चाहिए कम से कम, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि व्हेन रेनफॉल्स एंड पास्चर्स आर ड्राई, पेस्टोलिस्ट वांटेड टू मूव एन एरिया वेयर फॉडर इज अवेलेबल फॉर देयर कैटल। तो जब इनके बारिश नहीं हो रहे थे इनके पास, जब इनके पास अब हरा भरा घास नहीं बचा, तो इनकी क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि हमको जो है ना मूव कर जाना चाहिए उस एरिया में जहाँ पे हमारे जानवरों को हरा भरा घास मिल सके। लेकिन क्या ये मूव कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दिया था। और यदि आप पकड़े जाते तो फिर आपको गंदी तरीके से मारा पीटा जाता। खैर आगे बढ़ते हैं। बट दे कांट मूव बिकॉज ऑफ सेवरल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। लेकिन ये लोग चाह के भी चाहते तो थे कि मूव किया जाए हमको, हम ये अपने जानवरों को यहाँ से लेकर वहाँ चले जाएं, लेकिन ये लोग चाह के भी अपने जानवरों को मूव नहीं करवा सकते थे, क्योंकि यदि पता चलता अंग्रेजों को तो अंग्रेज बहुत ही गंदे तरीके से इनको मारता पीटता, टॉर्चर करता। आगे बढ़ते हैं। दे वेयर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड फोर्स्ड टू लिव विद इन द बाउंड्री। और इन सभी को जो है ना पूरी तरीके से जो बेहतर ग्रेजिंग लैंड था उनसे इनका नाता ही तोड़ दिया गया था, तुम उधर जा ही नहीं सकते हो। और अब ऑब्वियस ही बात है, जाएंगे नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड बाउंड्री में ही रहना पड़ेगा। मतलब कि आप इस रेखा के उधर नहीं जा सकते हैं, इस तरीके का वहाँ पे सिचुएशन बना दिया गया था। उसके बाद दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेसेस वेयर पास्चर्स वेयर अवेलेबल। ये लोग अपने जानवरों को वहाँ पे नहीं लेके जा सकते थे जहाँ पे कि अच्छा हरा भरा घास उगता था, नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि परमिशन ही नहीं था। ड्यू टू दिस लार्ज नंबर्स ऑफ मासाई कैटल डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीज इन द ईयर्स ऑफ ड्राउट। मतलब ये हो गया कि जब उनके जानवरों को मूव करने नहीं दिया जा रहा है, पानी की समस्या है, इस वजह से भूखमरी से यानी कि भूख के वजह से और बीमारी के वजह से मसाई कम्युनिटी का जो कैटल था, जानवर जो थे गाय भैंस बैल बकरी सीप भेड़िया, ये सब बहुत ही बड़े लेवल पे मारे गए, जान से मारे गए। जानबूझ के ये लोग नहीं मारा है, बल्कि भूख से मर गया बेचारा। अब भोजन ही नहीं है तो क्या खाएगा। धीरे धीरे सूखने लगा, धीरे धीरे कुपोषित का शिकार हो गया उसका जानवर, और धीरे धीरे वो लोग मरने भी लगे। तो यहाँ पे सारे करतूत का जो रिस्पॉन्सिबल कौन है, अंग्रेज है, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट पे रोक लगा दिया था। लेकिन जब तक अंग्रेज नहीं आया था ना, तब तक ये लोग बड़ा आराम से रहते थे अपना। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि एन इंक्वायरी इन 1930 showed that the Maasai in Kenya possessed 7,20,000 cattle, उसके बाद 8,20,000 sheep and 1,71,000 donkeys। यानी कि एक इंक्वायरी के तहत 1930 में एक इंक्वायरी किया गया था। इंक्वायरी का मतलब जांच पड़ताल पूछताछ किया गया था अफ्रीका में, और उसमें यह पाया गया था कि मसाई लोग जो थे, केन्या के मसाई लोग जो थे, वो लोग 7,20,000 कैटल पाला करते थे। कैटल में आप बेसिकली किसको ले सकते हैं, गाय भैंस सब ले सकते हैं आप। तो 8,20,000 ये लोग पाला करते थे सीप, और 1,71,000 ये लोग पाला करते थे डंकी, मतलब कि वो गधा। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, खैर ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इंक्वायरी के तहत, और इन सभी का जो आप देख रहे हैं संख्या, इतने बड़े बड़े संख्याएँ थे, लेकिन ये सब ना बड़े लेवल पे मारे गए भूख के वजह से। ठीक है आगे। इन जस्ट 2 years ऑफ सेवर ड्राउट 1933 एंड 1934 ओवर हाफ द कैटल डाइड। सोचो, मतलब कि मात्र 2 साल के गैप में 1933 और 1934, मतलब कि 1933 पूरा साल और 1934 पूरा साल, 2 साल हो गया पूरा, 33 और 34। इस 2 साल में भयंकर रूप से इनके कैटल मारे गए, भूख से मारे गए बेसिकली। कोई दिक्कत इसमें? तो इस ये इन सारे जानवर जो मारे जा रहे थे, इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल मात्र एक ही था, वो था हमारा अंग्रेज। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं इस टॉपिक में, बड़ा आसान टॉपिक था। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, वो है हमारा नॉट ऑल वेयर इक्वली अफेक्टेड।
मतलब इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हर किसी को बराबर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। तो वही हम लोग अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।